अगर आपको लगता है कि आपकी तरह के एक आम और कमजोर इंसान को रूटीन की सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लाइफ गुजारनी चाहिए और दुनिया में किसी बड़े कॉज के लिए एक बड़ी सेक्रीफाइस देना बेवकूफी है, जैसा चल रहा है चलने दो, उड़ता तीर मैं क्यों अपने पिछवाड़े में लूं, तो ये फिल्म लाजमी देखना। और अगर आपको ये लगता है कि जैसा चल रहा है उसे बदलना चाहिए और आप जैसा आम और कमजोर आदमी भी इसे चेंज करने के लिए बड़ी से बड़ी सेक्रीफाइस दे सकता है, तो भी ये फिल्म लाजमी देखना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये फिल्म देख के समझ आएगी आप। वैसे तो ये फिल्म रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, मगर ये फिल्म इतनी कमाल है कि मॉब लिंचिंग जैसे हॉरिबल इवेंट्स का एसेंस निकाल के आपके सामने रखती है और आपको सरफेस लेवल से इन हॉरिबल इवेंट्स की रूट कॉजेज में ले जाती है, जहां आपको हॉरर, इमोशंस, कॉजेज एंड इफेक्ट्स, इंडिविजुअल्स और सोसाइटी का रिलेशन, सोसाइटी में मौजूद एविल्स और उन एविल्स की रूट्स, सब कुछ नजर आता है। सोशल मीडिया पे सिनेमा में इंटरेस्टेड तकरीबन हर बंदा इस फिल्म की तारीफ कर रहा था। मैंने भी सोचा देख ही लेते हैं, पर मुझे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी फिल्म से। आल्दो अनुराग कश्यप और किरण राव इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं, मगर डायरेक्टर कोई नया था, ये लोग डायरेक्टर्स नहीं थे। सो इसलिए फिल्म में इंटरेस्ट तो था, पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। फिल्म जब शुरू हुई तो एक बेंच पे एक औरत और छोटी सी बच्ची सो रहे थे। अचानक एक औरत आके बच्ची को किडनैप कर लेती है। ये देखते ही मुझे लगा कि यार एक और क्राइम थ्रिलर है ये भी। एक्चुअली मुझे क्राइम थ्रिलर्स में इतना इंटरेस्ट नहीं। खैर, और फिल्म लगा बैठा था तो सोचा कि देख ही लो पूरी। इतनी लंबी तो है नहीं, 1.5 घंटे की फिल्म है। यकीन करो जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती गई मैं फिल्म में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व होता गया। ये फिल्म एक्चुअली एक फुल फ्लेज्ड फिल्म थी। ऐसी फिल्म जिसमें जिंदा इंसानों की रियल लाइफ दिखाई गई थी। हर कैरेक्टर की अपनी लाइफ थी जो पूरी स्टोरी में अपना लाइवली और डायनामिक रोल प्ले करता है, और इस तरह एक डायनामिक और लाइवली स्टोरी स्क्रीन पे चलती है। स्टार्ट में गौतम बंसाल, जो कि अभिषेक बैनर्जी प्ले कर रहा है, अपनी वाइफ से बात कर रहा है। वाइफ उससे कहती है कि वो अपने भाई पर गुस्सा ना हो बिकॉज वो ऑलरेडी मेंटली डिस्टर्ब्ड है। तो जवाब में वो कहता है कि कब तक रोएगा ये, आई हेट दिस ब्लडी सेलिब्रेशन ऑफ डिप्रेशन। ये एक्ट उस वक्त हो रहा है जब दूसरी तरफ किडनैपिंग हो रही है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ किडनैपिंग फोकस्ड स्टैटिक सा थ्रिल पैदा करने की कोशिश की गई है। यहाँ गौतम का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। ये एक सिंपल सा डायलॉग आगे चल के फिल्म में सस्पेंस और थ्रिल पैदा कर देगा। एक और सीन में झुम्पा रमन और गौतम से बच्ची ढूंढने में हेल्प की अपील करती है और गौतम उसे लुक डाउन करते हुए कुछ पैसे देने लगता है और रमन बड़े भाई को ऐसी घटिया हरकत करने से रोकता है। इस सीन में जिस तरह से गौतम पैसे देता है और रमन उसे रोकता है, उससे सोसाइटी में मौजूद अमीर और गरीब का क्लास डिफरेंस और अपर और लोअर कास्ट का कॉन्फ्लिक्ट और इनसे जुड़ी साइकोलॉजी सिर्फ नजर ही नहीं आते बल्कि फील भी होता है। इस सीन में मुझे गौतम से नफरत हो गई। मुझे ये महसूस हुआ कि गौतम ही किडनैपर है। अब जब मुझे ये महसूस हो रहा है कि गौतम ही किडनैपर है तो इसका मतलब ये है कि मैं एक्चुअली फिल्म में इन्वॉल्व होता जा रहा हूँ। ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता ये फिल्म आपको पकड़ लेती है, कभी सस्पेंस और थ्रिल तो कभी ह्यूमन रिलेशंस और सोशल इनजस्टिसेस को सामने लाने वाली सिचुएशंस आपको यहाँ वहाँ ऊपर नीचे कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेते हैं। पुलिस वाले गौतम और रमन की इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे पूछते हैं कि रेलवे स्टेशन पे क्या कर रहे हो। गौतम लोग थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं। पुलिस वाले फिर पूछते हैं। अब गौतम जवाब देता है कि हमारी माँ की शादी है। यहाँ सारे पुलिस वाले हंसना शुरू कर देते हैं। इस सीन में गौतम और रमन का क्लास बैकग्राउंड समझ आ जाता है कि ये लोग एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो प्रोग्रेसिव थॉट्स रखते हैं, और साथ ही गौतम के सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव माइंडसेट की हिपोक्रेसी और आर्टिफिशियलिटी भी महसूस होती है। ये वही गौतम है जो थोड़ी देर पहले झुम्पा को लोअर क्लास और लोअर कास्ट होने की वजह से रिडिक्यूल कर रहा था, और अब पता चल रहा है कि इसकी मदर की शादी हो रही है और वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हुए भी इसे एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि गौतम का इस इशू पे प्रोग्रेसिव होना एक्चुअली इसलिए था क्योंकि उसकी क्लास में एक्सेप्टेबिलिटी के लिए ये जरूरी है बल्कि मजबूरी है। अगर वो जेन्युइनली प्रोग्रेसिव होता तो फिर हर इशू पे नजर आता। इसी तरह पुलिस वालों का सार्केस्टिकली हंसना सोसाइटी में डीप रूटेड पैट्रियार्कल प्रेजुडिसेस को भी दिखाता है। खैर, बिला वजह यहाँ फेमिनिस्ट कमेंट्री करके पुलिस वालों को बेइज्जत करने की कोशिश भी नहीं की गई। वो खुद ही थोड़ी देर बाद एक्सपोज हो जाएंगे। यही कमाल है इस फिल्म का। आप जरा चेक करें, फिल्म
फिल्म के दौरान मैं क्या क्या सोच रहा हूँ। ये एक और एग्जाम्पल है फिल्म में इन्वॉल्व होने की। आगे चल के पुलिस वाले झुम्पा के केस पर एक्शन नहीं ले रहे होते, फिर रमन के प्रेशर की वजह से उन्हें मजबूरन इस केस को परसू करना पड़ता है। इसी तरह गौतम और रमन जब फंस जाते हैं तो वो पुलिस को ब्राइब करते हैं। अच्छा, वो कैसे फंसे और क्या हुआ ये मैं आगे स्टोरी में जब बात करूंगा तो ये डिस्कशन में आ जाएगा। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वहीं सुन लीजिएगा। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पुलिस को ब्राइब करने की। तो जब वो ब्राइब करते हैं तो इन दो सिचुएशंस में पुलिस का घटिया कैरेक्टर सामने आ जाता है और साथ ही आपके दिल में उनकी वो पिछली सार्केस्टिक हंसी भी गलत महसूस होने लगती है। यही कमाल है अच्छे आर्ट पीस का। अगर वही फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा कर दिया जाता और स्टोरी के अंदर से पुलिस का गलीज कैरेक्टर एक्सपोज ना होता तो फिर उनकी वो सार्केस्टिक हंसी भी देखने वाले को बुरी ना लगती। इस तरह इन सीन्स ने सोशली और पॉलिटिकली मुझे सोचने पर मजबूर किया। फिल्म के 40 मिनट्स के आसपास एक सीन है जिसमें गौतम झुम्पा को कार की ट्रंक से निकालता है और रमन और गौतम में लड़ाई हो जाती है। झुम्पा को सेव करने के लिए रमन ने उसे कार की ट्रंक में डाला होता है। रमन झुम्पा की हेल्प करना चाह रहा होता है और गौतम अपनी जान छुड़ाना चाह रहा होता है। इस सीन में बहुत कम मगर बहुत पावरफुल डायलॉग्स हैं। रमन गौतम से कहता है तो तुझे दिख नहीं रहा कि इसको मदद की जरूरत है? गौतम कहता है हाँ, तो तुझे करनी है हेल्प। रमन कहता है किसी को तो करनी पड़ेगी। गौतम कहता है रमन प्रैक्टिकली सोच। रमन कहता है भाई नहीं हूँ मैं तेरी तरह प्रैक्टिकल, कभी ना कभी किसी चीज के लिए खड़ा होना पड़ता है, समझ इस बात को। इस सीन में आगे चल के रमन गौतम से कहता है तू नहीं समझेगा, तेरा कोई गया नहीं है ना। गौतम कहता है रमन आर यू ब्लेमिंग मी फॉर योर लॉस? लास्ट स्टेज में थी वो। वी आल्सो लव्ड रिया, हम लेकर गए थे उसको हॉपकिंस। वी ट्राइड। रमन कहता है क्या ट्राइड, क्या किया? गौतम कहता है सब किया तो। रमन कहता है नहीं बताना क्या किया। गौतम जवाब देता है दिया तो सब कुछ। रमन कहता है आई जस्ट वॉन्टेड अ हैंड ऑन माई शोल्डर। और तूने क्या किया? क्या किया उसके बाद? क्या बोला तूने मुझे? मूव ऑन। गौतम कहता है तेरी खुशी के लिए। रमन कहता है अरे समझ मेरे भाई, मैं भाई हूँ तेरा। आई एम नॉट एन असाइनमेंट। एक एडवाइस दूं, जेब से सोचना बंद कर, भला होगा। ओह हो भाई वाह, क्या बात है। कोई मुझे बताए कि ये सस्पेंस थ्रिलर ही चल रही है ना। इन थोड़े से डायलॉग्स में ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन रिलेशंस और सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री सब कुछ अपनी पीक पे मौजूद है। दिस इज सिनेमा। फिल्म की एंडिंग से पहले मेरे लिए पीक मोमेंट वो था जब कुछ लोग गौतम, रमन और झुम्पा को मारने के लिए उनके पीछे लगे होते हैं और वो एक बिल्डिंग में छुपे हुए होते हैं। वहाँ झुम्पा गौतम और रमन से कहती है कि वो रिहैब सेंटर जा रही है। रिहैब सेंटर जाने की क्या स्टोरी है ये आगे चल के आपको पता चल जाएगी, अभी इस पे मैं बात नहीं करूंगा। खैर गौतम उसे रोकता है मगर वो नहीं रुकती और जाते हुए गौतम को एक औरत का नंबर दे जाती है। झुम्पा उन्हें बताती है कि इस औरत ने उसकी गोद खरीदी थी। इसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि यहाँ सॉफ्ट और सैड बैकग्राउंड म्यूजिक और गौतम के आउटस्टैंडिंग एक्सप्रेशंस ना सिर्फ झुम्पा को बेगुनाह साबित कर रहे होते हैं बल्कि झुम्पा जैसी लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाली एक कमजोर औरत को हीरो भी फील करवा रहे होते हैं। यहाँ आकर पहली बार गौतम रमन को ऐसे देखता है जैसे कि वो रमन के झुम्पा को हेल्प करने के डिसीजन को बिल्कुल ठीक समझ रहा हो। यहाँ गौतम के कैरेक्टर में क्वालिटेटिव चेंज आती है। ये थे इस मूवी को देखने के मेरे कुछ रॉ एक्सपीरियंसेस। अब बात करेंगे स्टोरी पे। मैं इस फिल्म के प्लॉट पर थोड़ा डिटेल में बात करूंगा क्योंकि इसमें इतना टाइट स्क्रीन प्ले है कि अगर थोड़ा सा भी मिस किया तो बात समझ ही नहीं आएगी। बट आप परेशान ना हो, स्पॉइलर नहीं दूंगा कोई। मेरी कोशिश यही होती है कि रिव्यू ऐसा हो कि आपका अच्छी फिल्म देखने का दिल करे। तो दोस्तों फिल्म शुरू होती है तो एक औरत और उसकी बच्ची रेलवे स्टेशन पे सो रहे होते हैं और बेंच पर साथ एक और औरत आकर बैठ जाती है। वो बच्ची को किडनैप करके भाग जाती है। भागते हुए वो एक बंदे से टकरा जाती है और बच्ची की टोपी गिर जाती है। बंदा वो टोपी उठा लेता है। बच्ची की माँ उठती है तो उसे अपनी बेटी जिसका नाम चंपा है नजर नहीं आती। वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है। वो रमन को पकड़ लेती है और चीख चीख के कहती है कि मेरी बेटी तुमने किडनैप की है, क्योंकि वो रमन के हाथ में अपनी बेटी की टोपी देखती है। रमन वही बंदा होता है जो बच्ची को किडनैप करके भागने वाली औरत से टकराता है। इतने में गौतम बंसाल जो रमन का बड़ा भाई है आ जाता है और एक पुलिस वाला भी आ जाता है। गौतम रमन को रिसीव करने के लिए आया होता है। यहाँ पुलिस का गौतम और रमन के साथ बड़े मजे का सीन है, पर मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, इसके बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ।
फिल्म देखोगे तो ही समझ आएगी। रमन सबको कन्विंस करता है कि उसने बच्ची को किडनैप नहीं किया, बस सिर्फ किडनैपर को भागते हुए देखा था। वहाँ पास एक चाय बेचने वाला लड़का खड़ा होता है। रमन उससे पूछता है कि बताओ क्या मेरे हाथ में कोई बच्चा था, तो वो जवाब देता है नहीं। गौतम रमन को कहता है कि चलो कट मारो यहाँ से, और उसे खींच के ले जा रहा होता है कि पीछे से पुलिस वाला दोनों को रोक लेता है। वो कहता है क्योंकि रमन ने किडनैपर को भागते हुए देखा है, सो वो विटनेस है और पुलिस को अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा के ही जा सकता है। अगले सीन में झुम्पा नाम की औरत जिसकी बच्ची किडनैप हुई होती है, मायूस होकर टॉयलेट में रो रही होती है और रमन उसे रोते हुए देखता है। यहाँ रमन के अंदर उसके लिए सिंपैथी पैदा होती है। झुम्पा टॉयलेट में ही रोते हुए किसी औरत से फोन पे बात कर रही होती है और वो औरत उसे कहती है कि रोना बंद कर और बच्ची को ढूंढ, पुलिस नहीं ढूंढेगी, तुझे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। इस टॉयलेट वाले सीन में झुम्पा यानी मिया माइल्जर की एक्टिंग आउटस्टैंडिंग है। झुम्पा खुद ढूंढना शुरू करती है। वो अब हर किसी को शक की नजरों से देखती है। इतने में चाय वाला लड़का किसी को कॉल करता हुआ स्टेयर से ऊपर जा रहा होता है और झुम्पा उसको फॉलो करती है। थोड़ी देर में वो चाय वाला भागते हुए नीचे आता है और झुम्पा उसके पीछे भाग रही होती है। पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है। थोड़ी सी मारपीट के बाद वो लड़का मान लेता है कि वो भी इस किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, मगर वो कहता है कि वो इस काम में सुरीली नाम की औरत के कहने पे पहली बार इन्वॉल्व हुआ है। फिर वो बताता है कि उसने एक दिन सुना था कि वो औरत किसी को कसोनी कोठी, जो कि एक अबेंडेंड बिल्डिंग होती है, में बुला रही थी। पुलिस वाले कहते हैं कि भला वहाँ कोई क्यों जाएगा और आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। झुम्पा ये देख के पुलिस वालों को कहती है कि जल्दी चलो कसोनी कोठी। पुलिस वाले आगे से जवाब देते हैं कि पहले पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, FIR रजिस्टर करवाना पड़ेगी, फिर जा सकते हैं वहाँ। झुम्पा चिल्लाना शुरू कर देती है और उन्हें वहाँ जल्दी जाने को कहती है। पुलिस वाले जाने से मना करते हैं। पीछे से रमन बोलता है कि सही तो बोल रही है सर, और फिर पुलिस और रमन के दरमियान हीटेड आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ रमन और पुलिस का क्लैश शुरू हो जाता है। पुलिस वाले अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे कहते हैं कि विटनेस हो तुम, तुम्हें भी साथ जाना होगा। रमन हाँ बोल देता है। गौतम बहुत रोकने की कोशिश करता है पर रमन नहीं मानता। यहाँ तक रमन के डिसीजंस में थोड़ी बहुत रिलक्टेंस नजर आ रही होती है और दूसरी तरफ गौतम टोटली कन्विंस होता है कि किसी तरह वो अपनी जान छुड़ा के निकले यहाँ से। इसीलिए गौतम रमन पे बहुत गुस्सा होता है कि उसने फंसा दिया। गौतम रमन और झुम्पा तीनों को पुलिस वाले एक कार में कसोनी कोठी आने के लिए कहते हैं। कार में आते हुए रमन झुम्पा से बातचीत शुरू करता है। वो उससे पूछता है कि कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो, एक्सेट्रा। गौतम फ्रस्ट्रेशन में कार का रेडियो ऑन करके ऊंची आवाज में म्यूजिक लगा लेता है। ये लोग रात के वक्त मुकम्मल अंधेरे में सुनसान रोड पे पुलिस वालों की एक बाइक के पीछे कार ड्राइव करके जा रहे होते हैं। कार चलाते हुए गौतम को नींद आ रही होती है तो वो कार रोकते हैं और रमन उसकी जगह ड्राइविंग सीट पर बैठता है। इतनी देर में पुलिस का बाइक आगे निकल जाता है और उनसे गायब हो जाता है। रास्ते में ही झुम्पा को उसकी दोस्त का मैसेज आता है। वो उसे कहती है कि पुलिस को तेरे बारे में पता चल गया है, उन्हें तेरी ट्रेन का भी पता है और तेरी पिक्चर भी है उनके पास। यहाँ तक मैं बिल्कुल कंफ्यूज था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किडनैप किसने किया है और झुम्पा का क्या सीन है। अभी तक मेरा शक गौतम पे था क्योंकि फिल्म के प्रमोशनल पोस्टर में भी उसकी पिक्चर थी और वो शक्ल से भी किसी माफिया को लीड करने वाला सूटेड बूटेड विलन लग रहा था। ऐसे गुंडों में से एक जो अपेरेंटली वेल ड्रेस्ड और वेल बिहेव्ड दिखते हैं। खैर किडनैप किसने किया वो मैं नहीं बताऊंगा, वो एंड में ही जाके पता चलता है। एंड से पहले तक कम से कम मैं तो ठीक से नहीं प्रेडिक्ट कर पाया। खैर ये लोग सीधा ही चलते रहते हैं और आगे उन्हें फॉरेस्ट पुलिस वाले रोक लेते हैं। इतने में पुलिस वाले भी पहुंच जाते हैं। फॉरेस्ट पुलिस वाले कहते हैं कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप में एक वीडियो वायरल है जिसमें ये दो लड़के और झुम्पा हैं, इन्होंने बच्ची को किडनैप किया है। ये वीडियो रेलवे स्टेशन की होती है जहाँ झुम्पा रमन को पकड़ रही होती है। खैर पुलिस वाले इन्हें फॉरेस्ट पुलिस से छुड़वा के ले जाते हैं। कसोनी कोठी पहुँच के पुलिस वाले झुम्पा को लेके कोठी के अंदर चले जाते हैं और रमन और गौतम को कार में ही बैठने का कहते हैं, मगर रमन भी उनके साथ चला जाता है और गौतम कार में ही बैठा रहता है। कसोनी कोठी में उन्हें एक औरत नजर आती है जो एक पुलिस वाले पर अटैक करके बाहर भागती है और कार के पास पहुंचती है जहां गौतम खड़ा होता है। वो गौतम को धक्का देके भागती है और गौतम पीछे से एक लकड़ी उठा के उस औरत को मारता है। लकड़ी लगते ही वो एक गड्ढे में जा गिरती है और एट द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ मुझे यूं ही लगा जैसे गौतम ने उसे जानबूझ के मारा है ताकि वो उसका राज ना फाश कर दे। तो खैर कसोनी कोठी में उन्हें बच्ची नहीं मिलती पर वहाँ किडनैपर का एक डॉक्यूमेंट झुम्पा को मिलता है। ये किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर का कार्ड होता है। इतने में पुलिस वाले को उसके ऑफिसर की कॉल आती है और वो उसे झुम्पा के बारे में बता देता है। वो उसे बताता है कि वो एक बच्ची को चुरा के भागी है। ये बात झुम्पा भी सुन लेती है और वो वहाँ से भाग के कार के पास आ जाती है। कोई अचानक से उसके मुंह पर हाथ रखता है और वो गायब हो जाती है। यहाँ मुझे यूं ही लगा जैसे कि झुम्पा और गौतम आपस में मिले हुए हैं क्योंकि गौतम ही बाहर खड़ा था। पुलिस वाला बाहर आके कहता है कि झुम्पा खुद ही चोर निकली इसीलिए तो भाग गई है। गौतम और रमन पुलिस को पैसे देके वहाँ से निकल जाते हैं। गौतम वापसी पर कार ड्राइव कर रहा होता है और रमन कार रुकवा कर उसे कहता है कि झुम्पा
झुम्पा चोर नहीं है, उसने झुम्पा को कार की ट्रंक में छुपाया होता है। ये बहुत कमाल सीन है। मतलब जिस तरह रमन रिवील करता है कि झुम्पा ट्रंक में है, वो बहुत कमाल है। गौतम झुम्पा को कार की ट्रंक से निकालता है और रमन और गौतम में लड़ाई हो जाती है। रमन झुम्पा की हेल्प करना चाह रहा होता है और गौतम अपनी जान छुड़ाना चाह रहा होता है। झुम्पा गुस्से से ये कह के अकेली चल पड़ती है कि वो खुद ही ढूंढ लेगी अपनी बेटी को। रमन भी गौतम से लड़के उसके पीछे चल पड़ता है। गौतम कार ड्राइव करके रमन और झुम्पा के पास जाता है और उन्हें कार में बिठा लेता है। ये सीन बहुत कमाल है। इसमें गौतम और रमन के दरमियान जो बातचीत होती है वो फिल्म में इमोशनल और पॉलिटिकल टोन का लेवल हाई कर देती है। रास्ते में एक जगह गौतम और रमन रिहेबिलिटेशन सेंटर का एड्रेस पूछने के लिए कार से उतरते हैं। इतने में वहाँ खड़े लोग उन्हें पहचान लेते हैं और उन्हें किडनैपर कहकर उन पे अटैक कर देते हैं। वो वहाँ से किसी तरह जान बचा के भागते हैं, मगर कुछ लड़के बाइक्स पे उनके पीछे लग जाते हैं। अब शुरू होती है बहुत ही खौफनाक और अनएक्सपेक्टेड चेज। अब तक फिल्म में जितना सस्पेंस और थ्रिल आ चुका था, वो देख के मुझे तो यही लग रहा था कि उसी लेवल का या फिर और थोड़ा बहुत ज्यादा आ जाएगा। मगर भाई तोबा तोबा, इसके बाद फिल्म में जो कुछ होता है वो अलग ही एक्सपीरियंस है, जो फिल्म देख के ही फील होगा। मैं उस पर ज्यादा बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि वो सुनने वाला नहीं बल्कि देखने वाला है। ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री की दी बेस्ट चीज है मेरे ख्याल में। वैसे मैंने ज्यादा फिल्म नहीं देखी हुई। जब वो लोग कार में बैठ के वहाँ से भागते हैं तो रास्ते में रमन को झुम्पा के बैग से काफी ज्यादा पैसा और मुंबई के किसी हॉस्पिटल के सामने खड़े हुए झुम्पा की पिक्चर मिलती है। गौतम कहता है ये चोर है और झूठ बोल रही है हमसे। यहाँ पर मैं और कंफ्यूज हो गया। ये तो झुम्पा के खिलाफ क्लियर एविडेंस था। इतने में झुम्पा के मोबाइल पे किसी बंदे की कॉल आती है और रमन मोबाइल को लाउड स्पीकर पे लगा देता है। वो बंदा झुम्पा का भाई होता है और बंगाली लैंग्वेज में कहता है कि तुमने मैडम की बच्ची चोरी करके बहुत बड़ा मसला बना दिया है, पुलिस मेरे भी पीछे लगी हुई है। झुम्पा कंफ्यूजन में गौतम और रमन को कन्विंस करने की कोशिश करती है। वो उन्हें कहती है कि उसका भाई झूठा है और लफंगा है, उसकी बातों पे यकीन ना करो। यहाँ रमन आखिरकार गुस्से में झुम्पा पे फट पड़ता है। इस सीन का मजा देख के ही आएगा। क्या आउटस्टैंडिंग एक्टिंग की है रमन ने। कोई 10 से 12 मिनट्स की चेज के बाद गौतम लोग एक मोहल्ले में पहुंच जाते हैं और उनकी कार एक गली में फंस जाती है। उन्हें मजबूरन कार से उतर के पैदल भागना पड़ता है। वो भागते भागते एक घर में घुस जाते हैं। वो घर बंद होता है और वहाँ कोई नहीं होता। रमन को रास्ते में धूली लग चुकी होती है और वो बहुत बुरी कंडीशन में होता है। उस घर की छत पे छोटी सी विंडो से बाहर देखते हुए झुम्पा को उसी रिहेबिलिटेशन सेंटर का एडवर्टाइजमेंट एक दीवार पे नजर आता है जो किडनैपर के डॉक्यूमेंट में था। झुम्पा छत से नीचे उतर कर आती है और गौतम और रमन से कहती है कि वो रिहेब सेंटर जा रही है। गौतम उसे रोकता है मगर वो नहीं रुकती और जाते हुए गौतम को एक औरत का नंबर देकर जाती है। झुम्पा उन्हें बताती है कि इस औरत ने उसकी गोद खरीदी थी। यहाँ पे गौतम के एक्सप्रेशंस देख के मुझे रोना आ गया। कमाल सीन है ये। रमन की हालत और खराब हो रही होती है। उसे पानी की सख्त जरूरत होती है। गौतम डिसाइड करता है कि वो पानी लेने बाहर जाएगा। इस सीन में दोनों रोते हैं, जैसे दोनों को पता हो कि अब दोनों मरने वाले हैं। गौतम पानी लेने बाहर निकल जाता है। इसके बाद अगले कुछ मिनट्स में जो कुछ इन तीनों के साथ होता है वो देख के किसी भी इंसान को खौफ आएगा। खास तौर पे गौतम को गलियों में घसीट के जब मारा जाता है तो वो इंतहाई खौफनाक सीन है। पुलिस आकर गौतम को मरने से बचा लेती है। दूसरी तरफ झुम्पा रिहेब सेंटर में पहुंच जाती है। पुलिस को रमन की बॉडी मिलती है। रमन अभी जिंदा होता है और उसे एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब रमन को एम्बुलेंस में डाल रहे होते हैं तो उस वक्त पुलिस वाले को उसके ऑफिसर की कॉल आती है। वो बताता है कि ये इल्लीगल सरोगेसी है और मैडम और झुम्पा दोनों जेल जाएंगे। ये वही पुलिस वाला होता है जिसने रिश्वत ली होती है। वो अब गिल्ट में होता है और रमन और गौतम को हॉस्पिटल लेकर जाना चाह रहा होता है, मगर उसे ऑफिसर के कहने पे झुम्पा को ढूंढने जाना पड़ता है। ये बहुत मजे का सीन है और यहाँ पुलिस वाले के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत कमाल है। रास्ते में एम्बुलेंस पे एक और कमाल का इंसिडेंट होता है। वो क्या होता है और उसके बाद फिल्म में जो कुछ होता है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा वरना स्पॉइलर हो जाएगा। इतना जरूर कहूंगा कि इतनी जबरदस्त एंडिंग है कि फिल्म के एंड पे आप खुश भी होंगे और डिस्टर्ब भी, हंसेंगे भी और रोएंगे भी। बस इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। जब एक सेल्फ ड्रिवन सो कॉल्ड प्रैक्टिकल बंदा अपने पर्सनल मोटिव्स को लात मार के मौत के कुएं में छलांग मारकर जीरो से हीरो बनता है तो मजा तो आएगा ही ना। तो ये देख के आपको अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस आता है और कुछ ऐसा ही करने का दिल करता है। ये स्पॉइलर का भी स्पॉइलर था।
ये फिल्म इंडियन सिनेमा में अब तक की बेस्ट सर्वाइवल सस्पेंस थ्रिलर है। टाइट और ब्रिलियंट स्क्रीन प्ले है, कमाल एक्टिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हाँ, ये सब भी ठीक है, पर सबसे पहले इस फिल्म में एक कहानी है। राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स के पास कहने को कुछ ऐसा है जो वो दिल से दिखाना चाह रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुंचती भी है। अब क्योंकि दिल से निकली हुई बात लोगों तक पहुंचानी थी, तो फिर उसके लिए रास्ते तो खुद ही बन ही जाते हैं। रास्तों से मेरा मतलब सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन एक्सेट्रा है। हाँ, मगर ये बात भी अधूरी होगी कि रास्ते खुद ही बन जाते हैं, क्योंकि अगर फिल्म के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोग अपने अपने काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो फिर वो बात लोगों तक पहुंचेगी भी नहीं, या फिर अधूरी पहुंचेगी। मैं इस फिल्म को देखने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि इस फिल्म के हर डिपार्टमेंट ने ऑलमोस्ट 100% रोल प्ले किया है। और ऐसा भी नहीं कि बस रोबोट्स की तरह परफेक्ट वे में म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी एक्सेट्रा की गई, बल्कि हर डिपार्टमेंट में स्टोरी की लाइफ झलकती है। मतलब ये नजर आता है कि हर बंदे ने दिल से और ईमानदारी से काम किया है, इसीलिए इतनी कमाल फिल्म बनी है। और ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि सबके दिलों में वो स्टोरी घर कर चुकी थी। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात की जाए तो कई ऐसे सीन्स हैं जो आउटस्टैंडिंग हैं। फॉर एग्जांपल, फिल्म के स्टार्ट में एक सीन है जिसमें पुलिस वाला दोनों भाइयों से बात कर रहा है कि वो विटनेस हैं और बाकी पुलिस वालों के आने तक उन्हें वेट करना होगा। साइड पे झुम्पा खड़ी होती है जो डेस्परेटली अपनी बेटी को ढूंढ रही होती है और हर बंदे पे शक भी कर रही होती है और उम्मीद भी लगाई होती है कि शायद वो उसकी हेल्प करे। इस सिचुएशन में झुम्पा के चेहरे पे कैमरा आता है और उसके एक्सप्रेशंस दिखाता है। ये एक माइन्यूट सी डिटेल है पर इतनी इम्प्रेसिव है कि सिचुएशन की पूरी फील इसी वजह से आती है। इसके अलावा चेस सीक्वेंसेस में तो सिनेमेटोग्राफी पीक टच करती है। मैं तो ये कहूंगा कि ये इंटरनेशनल लेवल पे वन ऑफ दी बेस्ट सिनेमेटोग्राफी वर्क्स हैं। फिल्म में बहुत ही कम बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है। पहले 30-40 मिनट तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, मगर जहाँ है वहाँ रिक्वायरमेंट से ना एक पॉइंट ज्यादा है और ना एक पॉइंट कम, मतलब ऑलमोस्ट परफेक्ट। जहाँ भी यूज किया गया है वहाँ सिचुएशन की फील दिलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीन में जब झुम्पा चाय वाले लड़के को फॉलो कर रही होती है, वहाँ कुछ सेकंड्स के लिए बहुत ही स्लो वॉल्यूम में सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है जो सिचुएशन को एनहांस कर देता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म में पहली बार यहीं पर यूज हुआ। स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा टाइट है। मेरे ख्याल में इस तरह की फिल्म बाकी बॉलीवुड डायरेक्टर्स शायद 2-2.5 घंटे में बनाते, मगर इतना टाइट स्क्रीन प्ले होने के बावजूद हर जरूरी डिटेल को बहुत खूबसूरती से कवर किया गया है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं की गई। फॉर एग्जाम्पल, छोटे और बड़े भाई का रिलेशन स्मॉल एक्ट्स में कमाल तरीके से दिखाया गया है। एक सीन में जब वो ट्रेन स्टेशन से कसोनी कोठी के लिए निकलते हैं तो कार में बैठे हुए गौतम रमन को गुस्से से थप्पड़ मारता है और रमन उस सिचुएशन में थोड़ा बहुत गिल्ट शो करते हुए खामोश रहता है। आगे चल के गौतम रमन से कहता है कि अम्मी तुम्हारी वजह से परेशान थी, वो सोच रही थी कि इतना लेट क्यों आ रहा है। रमन गौतम से कहता है मुझे गिल्ट क्यों दे रहा है भाई, फ्लाइट मिस हो गई थी ना। गौतम उसे कहता है हाँ तो दूसरी ले लेनी थी ना। रमन कहता है दूसरी 20,000 रुपए की थी। गौतम कहता है कि वो पैसे तो दे रहा था। रमन कहता है तू क्यों देगा पैसे, मैं खुद भी तो कमाता हूँ। ये सीन दोनों भाइयों के कैरेक्टर्स को बिल्कुल क्लियर कर देता है और अब सबको स्ट्रांगली ये फीलिंग आती है कि गौतम प्रैक्टिकल इंसान है जो पैसों को वैल्यू देता है, इसीलिए उसके पास पैसे हैं भी। और रमन एक ऐसा इंसान है जिसके लिए पैसे से ज्यादा उसकी सेल्फ स्टीम है और वो लोगों के लिए एम्पैथी रखता है। सुपरफिशियली देखा जाए तो सस्पेंस थ्रिलर में इन डिटेल्स की इतनी जरूरत महसूस नहीं होती, मगर एक अच्छी कहानी को ईमानदारी से बताने के लिए ये डिटेल्स बहुत जरूरी थी। वो जब आप खुद फिल्म देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। इन्हीं डिटेल्स की वजह से ही तो आप स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व होते जाते हैं। इसी तरह एक सीन में जब झुम्पा, रमन और गौतम फॉरेस्ट पुलिस से जान छुड़ा के कसोनी कोठी की तरफ जा रहे हैं और झुम्पा को एक औरत की कॉल आती है कि पुलिस को ये पता लग चुका है कि झुम्पा बच्ची लेके भागी है और पुलिस के पास उसकी पिक्चर भी है, अब उसका पकड़ा जाना कंफर्म है। तो ऐसी डेस्परेट और डिफीटेड सिचुएशन में वो कार के साइड वाले डोर के शीशे से रात के अंधेरे में दरख्तों के पीछे छुपे हुए चांद को देखती है। यहाँ थोड़ी सी देर के लिए मीडियम पेस में बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, ऐसा म्यूजिक जो टेंशन को तेज करता है पर साथ ही साथ झुम्पा की डेस्परेशन को भी फील करवाता है। ये बहुत प्यारा सीन है। इसमें एक्टिंग और सिनेमेटोग्राफी आउटस्टैंडिंग है। स्टोरी की नेचुरल प्रोग्रेशन के अंदर सस्पेंस ऐड किया गया है, ना कि सिनेमैटिक ट्रिक्स के जरिए। जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड होती है तो हर न्यू सिचुएशन बिल्कुल लॉजिकल भी लगती है पर आप प्रिडिक्ट भी नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि स्टोरी की प्रोग्रेस इलॉजिकल हो रही हो और सिचुएशंस बिला वजह सिनेमेटोग्राफी या बैकग्राउंड म्यूजिक से जस्टिफाई किए जा रहे हैं। यार एक्चुअली मूवी में इतना कुछ है कि अगर मैं सब पे बोलूं तो फिर मूवी का मजा खराब हो जाएगा। तो बस इतना ही। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि ये फिल्म इंडियन सिनेमा की ऑल टाइम बेस्ट फिल्म्स में काउंट होगी। मेरे लिए इस फिल्म की रेटिंग्स 10 आउट ऑफ 10 है।